office bearers of RTC and DCA, and my dear friends. Undoubtedly, it's a massive exercise. आज कंट्री में 18 लाख लोगों को नोटिसेस इशू किए गए हैं और 4 लाख, 4.25 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स को वेरीफाई करना है। ये इंडिया के इतिहास में ही नहीं, मैं समझता हूँ किसी भी कंट्री के इतिहास में इतनी बड़ी एक्सरसाइज कहीं नहीं की गई होगी, और यही वजह है कि इसका कोई प्रेसिडेंस अवेलेबल नहीं है। जो बार बार निखिलेश जी कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट या डेटा एनालिटिक्स या डेटा प्रोसेसिंग उसका क्या मायने निकालेगा, ये हमें नहीं मालूम है। उसकी वजह यही है कि ऐसे किसी भी एक्सरसाइज का इतिहास हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और इसलिए इस पहली बार जो एक्सरसाइज हो रही है, और मैं समझ सकता हूँ कि कंट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स कंसल्टेंट्स टुगेदर, ऑल टुगेदर हु आर इनटू द टैक्स कंसल्टेशन फील्ड, मैं नहीं समझता हूँ कि 2-2.5 लाख से ज़्यादा होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नंबर और उसको मिला लें। तो ये एक महती एक्सरसाइज है। वी ऑल विल हैव टू राइज टू द ओकेजन so that we can give appropriate guidance to our clients so that their problems are not aggravated, there rather some solution is given to their problems. Now अपन ये पहली बात समझ कि ये कोई असेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए असेसमेंट के समय जो कानूनी दांवपेच की चर्चा हम करते हैं, ओनर्स मेरा नहीं है, कानून में ये डिटेल मेरे को होना जरूरी नहीं है, ये मैं कैसे रख सकता हूं, प्रोबेबली ये चर्चा अभी हमें नहीं करनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत, और मैं ये कह सकता हूं कि इसमें बहुत कुछ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। पहली बार एक्सरसाइज हो रही है, जैसा निखिलेश जी ने कहा कि साहब मेरे पास अनआइडेंटिफाइड पर्सन से कैश सेल्स है, तो इनका मत ये हो सकता है कि बेहतर ये रहेगा कि मैं पूरी डिटेल दे दूं। लेकिन जब ये कह रहे थे तो मैं देख रहा था ऑडियंस में से कुछ लोगों का नकारात्मक सिर हिल रहा था। तो सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगी। हो सकता है किसी का व्यू ये रहे कि आप कंप्लीट डिटेल्स दे दें, और मैं मेरे ख्याल से टैक्स कंसल्टेंट सतीश जी से निवेदन करूंगा कि प्रोबेबली 2 चीजों की मांग हम आज ही कर सकते हैं। पहली चीज कि कुछ FAQs इसके इशू हो कि वो वास्तव में डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या चाहते हैं। सपोज यही एक चीज है कि जो अनआइडेंटिफाइड पर्सन से रेगुलर कोर्स में कैश सेल्स हुई है, तो क्या वो हमें कैश मीमो नंबर और अमाउंट चाहते हैं या हम एग्रीगेट में दे दें। लेट इट बी क्लैरिफाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। और अगर सदन का मत हो कि भाई ये 10 दिन बहुत कम है, मेरा मानना ये है कि 10 दिन के अंदर ये सारी सूचनाएं अपलोड कर पाना व्यापारियों के लिए बहुत सहज काम नहीं होगा। लेकिन FAQs की आवश्यकता मैं मानता हूं कि जरूर है, ताकि हमें पता चल सके कि व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। नाउ चूंकि इस सारी एक्सरसाइज का हमारी तरफ से ये प्रयास होना चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी में से नेक्स्ट लेवल ऑफ इंक्वायरी के लिए क्वालिफाई ना करें। प्रोबेबली दैट इज द सोल पर्पस, क्योंकि अगर नेक्स्ट लेवल और उसके बाद नेक्स्ट लेवल एंड अल्टीमेटली अगर हम डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए, तो मैं समझता हूं कि वो किसी भी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में टैक्स भरवाने में इंटरेस्टेड रहेंगे। Therefore, the sole purpose should be that we give all possible details which can eliminate our entry to the second level of inquiry. और इन्होंने भी कहा है कि approved risk factor, इन्होंने कहा है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन हमारे approved risk factor से मैच करती है, मतलब where they want next level of inquiry, तो वो next level में जाएंगे। और अगर उन्हें लगता है कि ये सब कुछ आपके जो टैक्स पेयर्स प्रोफाइल उन्होंने मेंटेन की हुई है, आपका जवाब उससे मेल खाता है, तो ये उस इंक्वायरी को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। Therefore, we need to be very clear that rather than hiding, let us be more clear wherever more clarity is in our benefit. If more clarity is not in our benefit, probably we can withhold the information while filing responses to the various questions. Now the next issue is that we are not free to offer explanation as we want. ये जो एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह है, हमें उन्हीं में से अपने आंसर को सेलेक्ट करना होगा। Therefore,
जैसा निखिलेश जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है, मैं केवल उनमें से जो कुछ मसले मेरी समझ में रेलेवेंट हैं उनकी चर्चा कर सकता हूं। हमें ये तय करना पड़ेगा कि मेरी जो कुछ भी डिपॉजिट है वो कैश आउट ऑफ अर्लियर इनकम और सेविंग्स में से है, कैश आउट ऑफ रिसीट्स एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स में से है, या कैश विड्रॉन आउट ऑफ बैंक अकाउंट है। नाउ कैश आउट ऑफ अर्लियर इनकम और सेविंग्स में कोई डेट का रेफरेंस नहीं है। किसी भी समय की इनकम में से मैं इसको डिपॉजिट को अगर जस्टिफाई कर सकता हूं तो वो मेरे को इसमें भरना होगा। डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये कुछ नहीं लिखा गया है कि किस तारीख से पहले की इनकम या सेविंग्स को वो काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर का मतलब विद इन द सेम ईयर प्रायर टू 8 नवंबर भी हो सकती है, प्रायर टू 9 नवंबर भी हो सकती है। सपोज मैंने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में डिक्लेरेशन किया है और मैं वो कैश बैंक में जमा करा रहा हूं, तो डेफिनेटली आई कैन मेंशन दैट दिस इज आउट ऑफ माय अर्लियर इनकम डिक्लेयर्ड अंडर IDS 2016, और बेटर रहेगा अगर हम सर्टिफिकेट नंबर वगैरह कुछ मेंशन कर दें तो प्रोबेबली दैट विल बी एंड ऑफ द मैटर फ्रॉम देयर साइड। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है, उससे कोई पैसा आया है, निखिलेश जी ने बताया, अगर मैंने कोई एग्जम्प्ट गेन मुझे हुआ है उसमें से कोई पैसा है, ऑफ कोर्स शेयर्स में से पैसा कैश में नहीं आ पाता है, लेकिन अगर ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस हैं तो मुझे इसमें देने पड़ेंगे। अर्लियर सेविंग्स सब लोग विदित है। फीमेल्स के केस में स्त्री धन जरूर लिखें अगर वो ये कह रही हैं कि उनकी आमदनी का जरिया ज्यादा नहीं, बिकॉज व्हाट विल हैपन, जो भी मैं ये कहूंगा कि मेरी अर्लियर इनकम से है, मान लीजिए मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए जमा करा दिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरी अर्लियर इनकम में से है। ना अर्लियर इनकम में से मतलब ये है कि वो मेरे प्रोफाइल को चेक करेंगे। अगर मेरा रिटर्न 2, 3, 4 लाख से ऊपर नहीं आ रहा है पिछले 3-4 साल में, देन फॉर श्योर दे विल टेक मी टू नेक्स्ट लेवल ऑफ इंक्वायरी, क्योंकि 3-4 लाख रुपए ईयरली इनकम वाले आदमी का 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट आउट ऑफ माई अर्लियर इनकम नहीं हो सकता। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ giving any answer that it is out of my opening cash in hand or it is out of my cash in hand maintained on the basis reflected in the regularly maintained books of accounts। इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया है, जिस तरीके से उन्होंने रेस्पॉन्सेस फ्रेम किए हैं कि जो कैश जनरेट हो रहा है वो या तो आपकी अर्लियर इनकम है जिसका क्लियर एग्जैक्ट नेक्सस नहीं हो सकता, अर्लियर सेविंग्स है जिसका क्लियर एग्जैक्ट नेक्सस नहीं हो सकता, बट अदरवाइज आपको क्लियर करना पड़ेगा कि वो करेंसी आपके पास आइडेंटिफाइड पर्सन विद पेन, आइडेंटिफाइड पर्सन विदाउट पेन आ रही है या अनआइडेंटिफाइड पर्सन से आ रही है। Therefore, whatever we are depositing, we will have to respond. मेरा मानना है अगर हमारी सेल्स हुई है तो वो हमारी अर्लियर इनकम नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा कि इट इज द रिसीट ऑफ माय कैश सेल्स, और जो ड्रॉप डाउन है उसके अंदर कैश सेल्स के अंदर अगेन विद पेन, विदाउट पेन और अनआइडेंटिफाइड पर्संस की कैटेगरी के अंदर हमें उसको लेना पड़ेगा। कोई कंसेप्ट नहीं है सर, मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरी समझ में ओपनिंग बैलेंस का कंसेप्ट उनके यहां पर नहीं है। ना ये कंसेप्ट है कि सर मेरे पास तो कैश इन हैंड 9 नवंबर को इतना था और मैंने 9 नवंबर को जमा करा दिया। They will not be satisfied with this answer. Therefore, they have not given any option on that account. तो हमारे पास ये बात कहने का तो कोई मौका ही नहीं है। मैंने जैसे कहा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, या तो नन ऑफ द अबव में आए हम, तो वो इसमें है नहीं। तो इसलिए हमें ये तय ही करना पड़ेगा कि या तो मेरी इनकम में से है, मेरी सेविंग्स में से है, या वो मेरे पास किन व्यक्तियों से आई है। व्यक्तियों के 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं, आइडेंटिफाइड पर्संस, उसके 2 प्रकार हैं, विद पेन, विदाउट पेन, या अनआइडेंटिफाइड पर्संस। अगर अनआइडेंटिफाइड पर्संस हैं तो उनमें भी मेरा मानना है कि कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। अगर मैं जब ये कह रहा हूं कि अनआइडेंटिफाइड पर्सन से मेरी सेल है तो मैं रिमार्क्स में अपना नेचर ऑफ बिजनेस जरूर लिखूं। जैसे पेट्रोल पंप वाले लोग बाग हैं, उनके पास करेंसी आई थी, उसके बाद बहुत सारे लोग बाग हैं जो परचून का धंधा कर रहे हैं या और छोटा रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके पास रेगुलर कोर्स के अंदर करेंसी आ रही थी और उन्होंने वो करेंसी जमा कराई है। उससे पहले पुराने नोट में आई थी और उसके बाद नए नोट के अंदर आई है और उन्होंने उसके अंदर जमा कराया है।